एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें अब तक हमने देखा मुग़ल का भी पूरी तरीके से विघटन हो गया और जो शक्तिशाली राज्य यहाँ पर था मराठा, उसकी भी शक्ति जो है छीन हो गई। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है। पिछला वीडियो आप देखें, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठा की लड़ाई हो गई पूरी। फिर उससे बैक मराठा की हिस्ट्री क्या थी, पेशवा का जो शासन आया, पेशवा ने किस तरह से मराठा को एक्सपेंड किया। फिर उसके बाद ओवरऑल अब्दाली के से लड़ने के बाद जो है मराठा शक्ति पूरे तरीके से जो है धूमिल हो गई। और फिर सारी चीज़ें जो है अब फिर उसके बाद मराठा भी जो है मुग़ल की तरफ पूरी तरीके से परास्त हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर अब हम देखेंगे कि अब किस तरीके से जो भी क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, ठीक है। एक तो केंद्र शक्ति था मुग़ल, वो तो पूरी तरीके से नष्ट हुआ, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे लैम डक बन गया, मेढक, जिससे कि कह लें कि बूढ़ा हाथी जिसको कहा जाता है। तो उस तरीके से बूढ़ा बत्तख, बूढ़ा हाथी, तो इस तरह का उनकी सिचुएशन बनी। फिर उसके बाद उसके मराठा की प्रकाष्ठा हुई, लेकिन मराठा की भी जो है फिर वही हाल हो गया। तो अब हम देखें कि इसकी प्रकृति क्या थी। क्षेत्रीय शक्तियाँ जो उभर रही थी, क्षेत्रीय शक्तियाँ जो पावर में आ रही थी, तो इनके सीमाएं क्या थी, इनकी प्रकृति क्या थी, इनका नेचर क्या था, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, और फिर उसके बाद क्या क्या कमियां थी। अब ये सब के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो 18वीं शताब्दी के भारत में स्वायत्त राजनीतिक तंत्र का विकास हुआ, जो क्षेत्रवार भिन्न था। मतलब हर एक क्षेत्र की प्रकृति उनके क्षेत्र तक ही सीमित थी। अगर उनकी मोहब्बत भी है तो केवल अपने क्षेत्र तक, अपने जन्मस्थल तक। तो इससे ज़्यादा इनकी जो है सोच ऊपर नहीं उठ पाते थे। तो ये इनकी प्रकृति सबसे बड़ा नुकसान जो देश का हुआ, इस वजह से हुआ कि इनकी प्रकृति क्षेत्रीय प्रकृति थी। इन स्वतंत्र राजनीतिक तंत्रों जिनका उदय प्रांतों में हुआ, मुग़ल सत्ता के साथ साथ निरंतर गठजोड़ कायम रखा। यद्यपि मुग़ल शासक ने प्रांतीय प्रशासन पर पहले जैसा नियंत्रण खो दिया, तथापि प्रांतीय सत्ता पर उसकी छत्र छाया का महत्व जो है अभी भी बना हुआ था। नवीन उदित क्षेत्रीय शक्तियों ने इस महत्व को स्वीकार किया। मराठाओं और सिखों के विद्रोही मुखियाओं ने भी मुग़ल शासक या सर्वोच्च सत्ता को मान्यता दी। प्रत्येक राज्य ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपनी प्रशासनिक इकाइयों को जो है मुग़ल के अधीन जो है उसको स्वीकृति दिया। तो संगठन एवं सेना का देखिए यहाँ पर बात देखेंगे, ये चीज़ें क्षेत्रीय राजतंत्रों की प्रकृति एवं सीमाएं। तो यहाँ तक हमने देखा बात। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से सामाजिक और आर्थिक दशाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। 1 मिनट ज़रा सा, 1 मिनट ज़रा टाइम दीजिए। तो क्षेत्रीय राजतंत्र की प्राकृतिक एवं सीमाएं, तो ये हमने देखा कि देखिए अब ये चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन इसमें कमियां बहुत थी। संगठन और सेना जो है ये पुनर्गठित किया गया। इन राजाओं द्वारा प्रायः मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया गया। तो जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर रही थी, क्षेत्रीय शक्तियाँ कोई नया स्ट्रक्चर नहीं ला रही थी, कोई नया, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई नया विचार नहीं था, कोई नई बातें नहीं थी। वो वही सब काम कर रहे थे जो मुग़ल जो है करके बैठे हुए थे। यानी कि कोई नई चीज़ें लेकर के नहीं आ रहे थे। क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर तो रही थी, लेकिन इन शक्तियों के पास कोई न्यू आइडिया नहीं था, कोई नई बातें, कोई नई चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन जो अंग्रेज़ों के पास थे, लेकिन इन लोगों के पास नहीं था। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उदयमान राज्य व्यवस्था प्रकृति में क्षेत्रीय थी और जमींदारी, व्यापारियों, स्थानीय कुलीनों और मुखियाओं जैसे स्थानीय समूहों के सहयोग से कार्य करती थी, जैसे कि मुग़ल का चलता था। 18वीं शताब्दी में मुग़ल शासन की सत्ता वित्तीय स्थिति कमजोर होने के साथ कुलीनों और शासकों को आवश्यक वित्तीय मदद प्रदान करने की क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था के उदय और कार्यकरण में व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ जमींदारी और स्थानीय मुखिया केंद्रीय सत्ता के अभाव में स्थानीय लोगों के संरक्षण के रूप में सामने आए। प्रांतीय शासकों ने स्वयं को शासन को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानीय हितों को ध्यान में रखा। निश्चित रूप से कुछ अपवाद भी थे, लेकिन मैसूर के शासक ने स्थानीय मुखियाओं को मान्यता नहीं दी थी। इसीलिए क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की एक कमजोरी समझा जा सकता है। चूँकि प्रांतीय शासक बेहतरीन वित्तीय, प्रशासनिक और सैन्य संगठन पर आधारित व्यवस्था को विकसित करने में सफल रहे। विभिन्न पड़ोसी शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध और एक अन्य कमजोरी थी, जिसके वजह से जो है इनका प्रभुत्व जो है काफ़ी प्रभावित हो जाता था। मुग़ल साम्राज्य के नेस्तनाबूद करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भी अखिल भारतीय स्तर पर राज्य व्यवस्था कायम करने में सक्षम नहीं था। मुग़ल जब ध्वस्त हो गया, अब कोई भी ऐसी शक्ति थे ही नहीं कि जो शक्ति भारत को संभाल सकता था, शासन कर सकता था। तो ये चीज़ें हमने देखा। तो सामाजिक आर्थिक दशाएं, तो अब देखेंगे सामाजिक आर्थिक दशाएं क्या थी। 18वीं शताब्दी के भारत को व्यवस्था के शिकार के तौर पर चित्रित किया जाता है, जैसा कि ये दो महान साम्राज्य जैसे मुग़ल और ब्रिटिश के बीच का समय था। अभी तक इस शताब्दी को अंधा युग, डार्क एज के रूप में विवेचित किया जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े बड़े पिलर थे, पावर के पिलर थे, लेकिन इन पावर के पिलर जो है एक भी पिलर काम नहीं आया। सब एक के बाद ढहते ही रहा और फिर कोई भी ऐसा नहीं निकला जो कि पूरे भारत की बागडोर को संभाल सकता था। वैश्विक संदर्भ में भारत में आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था, लेकिन वो स्थिति देखा जाए
तो भारत कोई छोटा कोई गरीब देश नहीं था, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही मजबूत, बहुत ही दौलतमंद था। लेकिन इसकी स्थिति अगर बात करें उस दौर में भी यूरोप से काफ़ी भारत आगे था, जबकि आज स्थिति देख सकते हो काफ़ी उल्टा है। वैश्विक संदर्भ में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था, ना ही यूरोप और उत्तरी अमेरिका से इतने धनवान थे जितना कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में बन गए। मतलब जाहिर सी बात है, भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यूरोप और उत्तर अमेरिका अगर आप देख सकते हो जितना अभी धनवान है, उस वक्त उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, इतनी धनवान तभी वो नहीं थे, जबकि भारत उस स्थिति में था पहले। तो आप कह सकते हो कि अगर यूरोपियों की जो है यहाँ पर प्रशासन नहीं रहती, यहाँ पर शासन नहीं रहता, तो हम कह सकते हैं कि जो अभी आप यूरोप देखते हो चमक चीज़ें अभी हमारा भारत देश होता, तो सारी संसाधनें यहाँ से उठा करके वो लोग वहाँ लेकर के गए। तो मुगल द्वारा निर्मित साम्राज्य निश्चित रूप से छीन हो गया था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। अब मुगल साम्राज्य का पतन शताब्दी की प्रबल विशेषता नहीं थी। क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था की स्थापना ब्रिटिश शक्ति के उदय समान रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से था। मुगल से क्षत्रिय और ब्रिटिश राजनीति तक परंपराओं की निरंतरता विशिष्ट और विलक्षण थी। लेकिन इतनी तीन राज्य व्यवस्था के बीच अंतर समान रूप से असाधारण और आश्चर्यजनक थे। कई मामलों में उत्तराधिकार राज्य स्थायी राज्य व्यवस्था वाले सिद्ध हुए। मराठा जो मुगलों की बर्बादी पर एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है इनकी शक्ति भी जो है वो चीज़ें नहीं देखने को मिला, वो दमखम नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो ये स्थिति जो है निरंतरता जो एक कमियां जो थी हमारे राज्य में, वो परिस्थिति जो है बाहरी चुनौतियों, आंतरिक कमजोरियों के संयोग कारण उफनती ब्रिटिश शक्ति के समक्ष टिक पाने में असफल हो गई। तो यह सत्य है कि 18वीं शताब्दी में भारत आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से जो है लालसा और लालच, जमींदारी की अनियंत्र लगान वसूली और निरंतर युद्ध और मतभेद के कारण आम जनता के भयानक शोषण, अत्याचार सहना पड़ा और किसान निर्धन होते चले गए, पिछड़े शोषित बने रहे, जीवन निर्भर का स्तर जो है खराब होता चला गया और जो है जमींदार धनशाली हो गए और विलासिता की ज़िंदगी जीने लगे और किसान की स्थिति जो है गरीब, एक बहुत बड़े समाज के जो हमारा तबका था जो गरीबी के दलदल में धंसता चला गया। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम समुदाय अभी भी तो आत्मनिर्भर और स्वतः शासित था और अपनी सभी स्थानीय ज़रूरतों को पूरा कर लेता था। राज्य के साथ इसका संबंध मात्र भू राजस्व के भुगतान तक सीमित था। जब शासक और राजवंश परिवर्तित हो जाते, ग्रामीण समुदाय पहले जैसे बने रहते। एशियाटिक समाजों की अपरिवर्तनीय ने यूरोप को ध्यान खींचा। इन ग्रामीण समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता आर्थिक गतिहीनता के लिए भी जिम्मेदार थी। भारत में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर पहुँच गया था। विश्वव्यापी बाजार का ध्यान आकर्षित किया। ढाका, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम का सूती वस्त्र, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर, गुजरात तो सिल्क कपड़े, तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर चल रही थी। कश्मीर, लाहौर, आगरा के उत्कृष्ट शॉल, कालीन, स्वर्ण और चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु के बर्तन, हथियार इत्यादि भारत एवं विदेशी दोनों बाजार में पाए जाते थे। बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी व्यापारी पूंजीपत गठजोड़ अस्तित्व में लाए गए। बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर भारत में जगत सेठ, नगर सेठ, दक्षिण भारत में चिट्ठी का उनके विस्तृत बैंकिंग समूह के साथ उदित हुआ और हुंडी एवं अन्य बैंकिंग व्यवहारों के व्यापक प्रयोग ने व्यापार और वाणिज्य को तीव्रता प्रदान की। तो एक अच्छी खासी हमारे देश में सारी गतिविधियां थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जो है सब कुछ जो है एक के बाद एक जो है बिगाड़ आना शुरू हो गया और हमारी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय होती चली गई। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फिर उसके बाद स्थिति कैसी रही, फिर उसके बाद कैसे चीज़ें आगे चला गया अंग्रेज़ों के हाथ में सब कुछ, तो पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।